आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद की बात कही गई। आह्वान के समर्थन में बसें ना चलने की बात भी कही गई, लेकिन कई जगह इस ऐलान का कुछ खास असर भी नहीं देखने को मिला। बीते दिन 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच रात तकरीबन 8:45 पर बातचीत शुरू हुई, जो 5 घंटे तक चली। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि 5 घंटे के इस वार्तालाप में भी कोई भी हल नहीं निकला, यानी कि बैठक बेनतीजा रही। हालांकि भारत बंद के समर्थन में रोहतक, झज्जर, हिसार, जिंद समेत कुछ हिस्सों में बस सेवाएं ठप रही और यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत बंद के दिल्ली की सीमाओं पर कारण काफी लंबा जाम देखने को मिला और भारत बंद को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर रही। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बिना किसी अनुमति या जानकारी दिल्ली चलो मार्च का आह्वान करने की बात कही गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय द्विवेदी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, भारत बंद का आह्वान शाम 4 बजे तक किया गया था। चूंकि समय 4 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन भारत बंद का असर कैसे देखने को मिला? किस तरीके से असर देखा गया इसका? आपको बता दें मुस्कान, जो कि आज किसान यूनियन ने उपग्रह ने खास करके और राकेश टिकैत ग्रुप ने जो आज भारत बंद का आह्वान किया था, उसका असर जो खास करके ग्रामीण अंचलों में जरूर देखने को मिला है, लेकिन यूपी उससे अछूता रहा है। आपको बता दें कि खास करके पंजाब के जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पे देखने को मिला, वहीं हरियाणा के पुराने क्षेत्रों में देखने को मिला है। रोहतक, जिन झज्जर, इन सब इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में देखने को ये मिला है कि भारत बंद है। हाँ, ये जरूर है कि किसानों ने ये इतनी छूट जरूर दी थी कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा को देने जा सके, उनको इससे छूट दी गई थी। वहीं जो वैवाहिक कार्यक्रम या शादी समारोह में जाने वाले लोग हैं, उनको भी छूट दी गई थी। वहीं मेडिकल से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाओं को भी जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली जो इस समय पूरे सूबे में बंदी है, दिल्ली के अंदर कोई हलचल नहीं थी और एक तरह से दिल्ली का में बंद का कोई असर आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो स्थिति थी वो बिल्कुल जाम वाली स्थिति थी। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर, वहाँ पे जाम से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। खास करके गुड़गांव बॉर्डर हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो या वहीं लोनी बॉर्डर हो, और हरियाणा से जो मेन खबर निकल के आ रही, जो शंभू बॉर्डर है जो दोनों के पास, तो वहाँ कुछ झड़पों की भी खबर निकल के आ रही। जैसा कि आपको पता है, सुबह 6 बजे से अभी 4 बजे तक का आह्वान किया गया था, लेकिन अभी 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में बंद का असर दिखाई दिया। वहीं जो संविदा कर्मचारी खास करके वो रोडवेज बसों को उन लोगों ने समर्थन में बंद किया था, तो जिससे खास करके पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना उठाना ठीक पड़ा है है। अजय, यानी कि पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में तो इसका असर देखने को मिला, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी क्या ग्रामीण इलाकों में भारत बंद का असर देखने को मिला है, या फिर जनजीवन बिल्कुल सामान्य रहा? नहीं, यूपी में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में एक अपील की गई थी, लेकिन लोग अपने सुचारू रूप से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। यूपी इससे छूटा रहा। हाँ, ये जरूर है कि लखीमपुर खीरी का बेल्ट जो वो संवेदनशील रहा और एक तरह से एहतियात के तौर पे वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की मुस्तैद कर दी गई थी, लेकिन यूपी उससे अछूता रहा। हाँ, ये जरूर है कि समस्तीपुर बिहार का जो इलाका है, वहाँ पे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हुई और किसान यूनियनों का एक जो छोटा सा धड़ा, उसने कोशिश की थी आसपास की दुकानों को बंद कराने की, लेकिन यूपी इससे बिल्कुल अछूता रहा। यहाँ तक कि आपको चाहते हैं, दिल्ली जो कि सबसे बड़ा गढ़ है इस समय किसानों के आंदोलन का, और सभी की निगाहें दिल्ली पर रुकी हैं, तो दिल्ली के बाहर तो जाम की स्थिति देखने की जरूर मिली, लेकिन अंदर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि दिल्ली में बंद का भी आह्वान किया गया। दिल्ली की दुकानें सभी सुचारू रूप से चल रही थी, आवागमन दिल्ली के अंदर का जारी था। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अजय, जिस तरीके से अगर हम शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। एक किसान की मौत की भी खबर आ चुकी है। क्या उसके बाद अब किसान और उग्र हो सकते हैं? ये आपको बता दें, किसानों ने इस बार का जो आंदोलन है, उनका सीधे कहना है कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए वो तत्पर है।
और जब तक उनको फैसला नहीं मिल जाता, दसों जो उनकी मांगे उस पर फैसला नहीं आ जाता, खासकर एनएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात खास करके उनके मेन एजेंडे में शामिल है। उनका वही कहना कि खास करके सरकार हमें एनएसपी पे एक भरोसा दिलाए कि वो किसानों के साथ, और इस बार वो तय करे कि एनएसपी का रेट क्या होगा, जो मूल्य निर्धारित किए कृषि उत्पादन में, उस पर वो उन्हें बताए कि किस फसल का कितना वो एमएसपी निर्धारित किया। लेकिन आपको बता दें कि कल जो काफी देर रात तक किसान और सरकार के बीच बैठक चली, जिसमें सरकार की तरफ से नित्यानंद राय, जो वहीं पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री जो खुद मौजूद थे, लेकिन आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा भी असफल रहे और एक तरह से तीसरे दौर की भी बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो वही रविवार तक एक मौका दिया गया, तो किसान इससे कुछ जगहों पे तो शांत है, लेकिन आपको बता दें शंभू बॉर्डर खास करके इससे बिल्कुल अछूता है। दोनों तो किसानों बिल्कुल की तरफ ठीक है, से धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज चंदौली के रास्ते से होते हुए यूपी में एंटर करने वाली है। राहुल गांधी 17 फरवरी यानी कि कल काशी में लगभग 8 घंटे रुकेंगे और 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद गोदौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एक बार फिर यात्रा का जो रूट है वो बदल दिया गया है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से होकर जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी प्रशासन ने बदले हुए रूट की अनुमति नहीं दी है। ये यात्रा अब कानपुर से बुंदेलखंड होकर मध्य प्रदेश जाने के बजाय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुरादाबाद के रास्ते आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। माना जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को कवर करने की रणनीति के तहत ये बदलाव किए गए हैं। तो आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में एंटर करेगी और कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की इस यात्रा के रूट में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले जो यात्रा यूपी से सीधा मध्य प्रदेश जाने वाली थी, अब कहा जा रहा है कि ये यात्रा मुरादाबाद के रास्ते होते हुए राजस्थान में एंटर करेगी। तो साफ तौर पर कहा जाए कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को कवर करने की रणनीति पर जो कांग्रेस है वो लगातार काम कर रही है। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश भी करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, चंदौली के रास्ते आज राहुल गांधी की ये जो यात्रा है इसकी यूपी में एंट्री होने वाली है। तकरीबन कितने वक्त और बचा है जब राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर यूपी में एंटर करेंगे और अपना जनाधार बढ़ाते हुए नजर आएंगे? राजेश, गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार के बाद आज वो एंट्री कर रही है। अभी मुझे लगता है कि शाम तक एंट्री कर जाएगी आज चंदौली में। तो और चंदौली में यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ भी उनका मिलना, वहाँ पे रैली में मिलना होगा। और एक चीज और आपको बता दें कि चंदौली से होते हुए और अमेठी रायबरेली होते हुए ये न्याय यात्रा उनकी जाएगी। और दूसरी चीज एक चीज आपको भी बता दें कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने है, उस चुनाव के लेकर इनकी न्याय यात्रा चल रही है और यूपी से होते हुए इनकी न्याय यात्रा जो है वो राजस्थान के लिए निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए एक राहुल गांधी की इस यात्रा के रूट में परिवर्तन किया गया है। पहले जो यात्रा मध्य प्रदेश जाने वाली थी, अब वो राजस्थान जा रही है। आखिर इस रूट में परिवर्तन के पीछे की वजह क्या मानी जाए? मुस्कान, अगर बात करें राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो बिल्कुल बात सही है कि उनके रूट का परिवर्तन कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो उन परीक्षाओं को लेकर इनकी यात्रा जो है, उनका रूट मैप जो है चेंज किया गया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो भी उनकी यात्रा थी, उनकी रैली थी, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में उनका प्रतिष्ठान बनाया गया था। लेकिन अभी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है, इसको देखते हुए उनका रोड मैप जो है चेंज किया गया है और यूपी के 2-4 जिलों से होते हुए उनकी न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए राजेश, एक बात यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है कि अब तो जयंत चौधरी भी कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अब ये जो रूट परिवर्तन हुआ है, ये भी पश्चिमी यूपी के रास्ते से होते हुए राजस्थान जाएगा। तो क्या किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ये माना जाए कि कांग्रेस ने अपना रूट बदला है, पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस किया है?
मुस्कान, अगर बात की जाए जो रूट की, तो बिल्कुल देखिए, एक चीज आपको बता दें कि जो उनका रूट परिवर्तन हुआ है वो किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है उसको लेकर नहीं हुआ है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो उनका रूट परिवर्तन हुआ है, सबसे बड़ा कारण उस पर रूट परिवर्तन का यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, छात्र हैं, उनके भविष्य को लेकर ये यात्रा जो है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उन्होंने अजय राय ने साफ साफ कह दिया था कि जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, हमारे प्रदेश के छात्र हैं, उनका जो अभी एग्जाम होने जा रहा है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, उस परीक्षाओं को लेकर उनका रूट मैप चेंज किया गया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए राजेश, यूं तो अगर हम यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा जब ये यूपी में एंटर करेगी तो आखिर चंदौली को ही क्यों तरजीह दी गई खास? मुस्कान, चंदौली का सिर्फ वजह यह है कि उसकी न्याय यात्रा जो है उड़ीसा से लगातार चलती हुई आ रही है, बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, तो जाहिर सी बात है कि चंदौली जो है वो बिहार का बॉर्डर है और यूपी का जिला है, बिहार का बॉर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि उनको चंदौली से ही बिहार से उन्होंने चंदौली पे एंट्री किया और चंदौली से होते हुए उसके बाद अमेठी, रायबरेली होते हुए आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो 17 और 18 फरवरी यूपी के नौजवानों और अधिकारियों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि इन दोनों ही दिन 60,244 पदों पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है और अधिकारियों पर इस परीक्षा को बिना किसी परेशानी के खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भर्ती बोर्ड की माने तो परीक्षा में हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 75 जिलों में 2,387 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 4 पालियों में यह परीक्षा पूरी होगी। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष और डीजी रेणुका मिश्रा ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है। खुद डीजी रेणुका मिश्रा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश भर के पुलिस कप्तानों को नकल विहीन और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। तो युवाओं को बम्पर सौगात मिलने वाली है, क्योंकि 17 और 18 फरवरी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा होने जा रही है। राजेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए 75 जिलों में कल से यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी, इसके लिए क्या तैयारियां की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, बिल्कुल बात सही है, पुलिस भर्ती बोर्ड जो है कमर कस चुका है और आपको बता दें कि लगभग 55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। एक चीज आपको भी बता दें कि अभी तक विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता रहा है सरकार पर कि सरकार कोई भर्तियां नहीं कर रही है, लेकिन अभी जो ये भर्ती आई, पुलिस की भर्ती आई है, इस पुलिस भर्ती को लेकर यूपी पुलिस जो है लगातार इस पे निगाह बनाए हुए है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की कोई नकल ना हो, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस चुकी है और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है। राजेश, देखिए नकल विहीन परीक्षा के लिए तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन से पहले जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं प्रशासन और सरकार दोनों ही? नुकसान पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो नकल माफिया है उन पर नकेल लगातार सरकार की नजरें बनी हुई हैं, नकेल कसी जा रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पूरी परीक्षा जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रही है और पूरी परीक्षा जो है वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। ठीक है, देखिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा तो संपन्न हो जाएगी। इन दोनों ही दिनों में यूपी के कितने अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए नजर आने वाले हैं राजेश? उसका अगर बात की जाए इस परीक्षा में तो बिल्कुल 55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है इस पुलिस भर्ती की परीक्षा देंगे। और एक चीज आपको बता दें कि 4 पाली में परीक्षाएं इसको की जाएगी और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद और व्यवस्थाएं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस मतलब जो भी अभ्यर्थी है 55 लाख अभ्यर्थी हैं उनको सही तरीके से, सही ढंग से, सही टाइम पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए यूपी परिवहन बोर्ड ने भी कमर कस ली है, क्योंकि यूपी परिवहन की बसें जो है उनको सही टाइम पर अभ्यर्थी वहां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके, उनके लिए परिवहन की बसें लगाई गई है। देखा गया है पेपर से पहले कि जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान होते हैं,
हमने देखा है कि बसों में किस तरीके से छात्रों और अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिलती है। जो बच्चे हैं वो स्टेशन पर सोते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बच्चों को परेशानियां ना हो, क्या कुछ एक्स्ट्रा बसें या एक्स्ट्रा ट्रेनों का संचालन सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्या आदेश आए हैं इस पर? के गंतव्य स्थान को पहुंचाने के लिए अभ्यर्थियों को, तो बिल्कुल इसमें परिवहन विभाग ने भी पूरी कमर कसी हुई है और उसके अलावा रेलवे प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो और वो परीक्षा केंद्र तक सही तरीके से सही ढंग से पहुंच जाए। इसके लिए रेलवे प्रशासन और परिवहन प्रशासन ने भी पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से भगवान लगातार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है। उसे बालक राम कहा जाता है क्योंकि मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के बच्चे का रूप दिया गया है। अब रामलला को आराम देने का ऐलान भी किया गया है। रामलला के पुजारी के अनुरोध पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट ने शुक्रवार को श्री रामलला के विश्राम के लिए दोपहर में 1 घंटे मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है। 16 तारीख से यह फैसला लिया गया है कि 12:30 से 1:30 बजे तक रामलला को भोजन के बाद अध्यान आराम दिया जाएगा। मंदिर के कपाट बंद रहेंगे क्योंकि जब से मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोले गए हैं तब से लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अब ट्रस्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि 12:30 बजे से 1:30 बजे तक भोजन के बाद मध्याह्न आराम प्रभु श्री राम को करने दिया जाएगा। शक्ति ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए 22 जनवरी की तारीख तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और तब से प्रभु श्री राम बिना आराम किए लगातार श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। अब ट्रस्ट की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को इतिहास रचा गया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम जो हुआ है, उसके बाद से जो श्रद्धालुओं की, राम भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार अयोध्या में खूबते ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ती जा रही है। और अगर हम बात करें तो 22 जनवरी से लेकर के आज तक का प्रभु श्री राम जो थे वो अपने भक्तों के लिए लगातार उनका जो लगातार मंदिर था वो पार्ट उनके जो रहते थे वो खुले रहते थे। लेकिन अब प्रभु श्री राम जी को भी थोड़ी सी जो है टाइम चाहिए विश्राम करने का, उसको लेकर के जिस तरीके से ट्रस्ट वालों ने नया एक नियम निकाला है कि अब 12:30 बजे के बाद से 1:30 बजे तक प्रभु श्री राम जी तो उनके पाठ जो है वो बंद रहेंगे। प्रभु श्री राम लला जो है वो आराम करेंगे। फिर उसके बाद में जो दर्शनार्थी हैं, राम भक्त हैं, वो फिर से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के 1:30 बजे के बाद में प्रभु श्री राम लला के जो भव्य मंदिर है और उनकी जो भव्य प्रतिमा है उसके दर्शन करने के लिए फिर से उन पट खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए शक्ति, सुबह 7 बजे से ही राम मंदिर के कपाट खुल रहे थे जो कि रात को सीधा 10 बजे बंद होते थे। लेकिन अब 1 घंटे विश्राम का समय दिया गया है। लेकिन क्या रात में कपाट 10 बजे तक ही खुले रहेंगे या उसके समय में भी कुछ परिवर्तन आगे आने वाले कुछ दिनों में किया जा सकता है? जी, जिस तरीके से पहले शेड्यूल आया था कि पहले जो सुबह है वो सुबह की आरती होगी, फिर दोपहर की आरती होगी, उसके बाद में प्रभु श्री राम लला जो है उनके पट जो है वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद में जब पट खुलेंगे फिर उसके बाद में सायन की आरती होगी। उसके बाद में प्रभु श्री राम लला का जो सायन का कार्यक्रम है, जिस तरीके से शेड्यूल पहले बनाया गया था उसी तरीके से फिर से शेड्यूल जो है वो प्रॉपर किया जाएगा। राम भक्तों की भीड़ जो है लगातार वो बढ़ रही थी, तो उसको लेकर के फैसला लिया गया था कि 24 घंटे 12 घंटे जो भी है वो लगातार प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए और जो भीड़ है वो थोड़ी सी उनको राहत मिले। लेकिन अब भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और जो श्रद्धालु हैं लेकिन लगातार वो अयोध्या में आके रिकॉर्ड जो है वो लगातार तोड़ रहे हैं।
उसको बिल्कुल, देखिए लेकर शक्ति, के लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे प्रभु श्री राम का दर्शन करने। आज की अगर हम बात करें तो आज कितनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे अभी तक? जी, अभी तक का दर्शन की अगर हम बात करें तो अयोध्या में 10 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं प्रभु श्री राम लला के, और जो वो रिकॉर्ड है और भी तोड़ रहे हैं वो सब। जितने श्रद्धालु हुए, जो शनिवार और रविवार का दिन है उस दिन की भीड़ जो है वो खासा बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन छुट्टी का टाइम रहता है। तो सब आसपास के जिलों से, देश विदेशों से जो लोग हैं वो अयोध्या आना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसको देखते हुए भव्य श्री राम जी का जो मंदिर है और प्रभु श्री राम लला को थोड़ा सा समय चाहिए विश्राम करने का, उसको लेकर के जो शेड्यूल बनाया गया है यहाँ ट्रस्ट के द्वारा, उसको लागू किया गया है। और जिस तरीके से प्रभु श्री राम लला की दिनचर्या बनाई गई थी, उसी तरीके से फिर से अब दिनचर्या जो है वो लागू की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक,
अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक।